तो चलिए आज हम 2013 के उस शक्ति मिल्स केस पर एक गहरी नजर डालते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद खौफनाक ट्रू क्राइम घटना से शुरू होकर ये पूरा मामला हमारे संवैधानिक कानून में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का कारण बना। ये सिर्फ एक आम क्राइम स्टोरी नहीं है, ये न्याय और कानून की परिभाषा बदलने की एक बड़ी चर्चा है। इस घटना का सच में क्या असर था, ये समझने के लिए एक 22 साल की उस फोटो जर्नलिस्ट के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने बताया था कि कैसे उन पर एक टूटी हुई बीयर की बोतल से हमला करने की धमकी दी गई थी। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। उनका कहना था कि आजीवन कारावास से कम कोई भी सजा उनके दर्द को कम नहीं कर सकती। ये शब्द उस रात की भयानकता को बिल्कुल साफ साफ बयान करते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इस विश्लेषण को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शक्ति मिल्स की घटना। दूसरा, गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक ट्रायल। तीसरा, वो ऐतिहासिक मौत की सजा। चौथा, अनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। और आखिरी, इसका सामाजिक और राजनीतिक असर। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शक्ति मिल्स घटना, अगस्त 2013, मुंबई। बात है 22 अगस्त 2013 की। एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट अपने एक सहकर्मी के साथ मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में आई थी। वहां एक पुराना सुनसान शक्ति मिल्स कंपाउंड है। वो वहां सिर्फ एक रूटीन मैगजीन असाइनमेंट के सिलसिले में गए थे। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन, पर किसी को क्या पता था कि यह असाइनमेंट एक बेहद खौफनाक हादसे में तब्दील होने वाला था। वहां असल में क्या हुआ? 5 लोगों ने उसके पुरुष सहकर्मी को बेल्टों से बांध दिया। हमलावरों ने सर्वाइवर की गर्दन पर टूटी हुई बीयर की बोतल रख दी। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करने के मकसद से उसकी तस्वीरें तक खींची। ये सब सुनकर ही डर लगता है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने खौफ के बावजूद सर्वाइवर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत जैज़लोक हॉस्पिटल जाकर मदद मांगी। ये वाकई में एक बेहद बहादुरी भरा कदम था। अब यहां आकर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 3 सितंबर को एक 19 साल की टेलीफोन ऑपरेटर ने सामने आकर बताया कि 31 जुलाई को उसी जगह पर उसके साथ भी गैंगरेप हुआ था। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इनमें से 3 वही लोग थे। इस एक खुलासे ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। साफ हो गया था कि ये लोग कोई आम मुजरिम नहीं, बल्कि सीरियल ऑफेंडर्स थे जो इस सुनसान जगह का लगातार फायदा उठा रहे थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक ट्रायल। एक 65 घंटे का मैनहंट। उसके बाद पुलिस का एक्शन देखने लायक था। हमले के चंद घंटों के अंदर रात 8:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन सुबह पहली गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग और अपने इन्फॉर्मेंट्स का पूरा इस्तेमाल किया और देखते ही देखते अलग अलग इलाकों से, यहां तक कि एक आरोपी तो सीधा दिल्ली की सीमा से पकड़ा गया। मात्र 65 घंटों के अंदर सभी 5 आरोपी गिरफ्त में थे। एक तरह से ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब आरोपी तो पकड़े गए, पर केस को एकदम मजबूत भी तो बनाना था ताकि अदालत में बचने का कोई रास्ता ना बचे। इसके लिए पुलिस ने 20 अलग अलग स्पेशल टीम्स बनाई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट लैब्स में पहले से ही 70,000 केसेस पेंडिंग थे। तो अथॉरिटीज ने क्या किया? उन्होंने सीधा हैदराबाद और गुजरात से सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब्स के बाहरी एक्सपर्ट्स को बुला लिया ताकि डीएनए और पॉलन एविडेंस जल्दी से प्रोसेस हो सके। मतलब उन्होंने एक ऐसी साइंस बेस्ड चार्जशीट तैयार की जिसे झुटलाना अदालत में लगभग नामुमकिन था। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर, एक ऐतिहासिक मौत की सजा। 2014 का सेशंस कोर्ट का फैसला। अदालत के फैसले को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 376E को जानना होगा। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में यह नया बदलाव लाया गया था। ये धारा अदालत को अधिकार देती है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा तक दी जा सकती है। यह अपने आप में एक बेहद सख्त और नया कानूनी हथियार था। इस नए कानून की ताकत के साथ मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस फास्ट ट्रैक ट्रायल को मार्च 2014 में पूरा किया। फैसला बेहद तेज था। सभी बालिग आरोपियों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अननेचुरल सेक्स सहित कुल 13 अलग अलग धाराओं में दोषी करार दे दिया गया। लेकिन यहां सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आई वो ये नंबर है 3। इन 3 रिपीट ऑफेंडर्स को मौत की सजा सुनाई गई।
सोचिए, भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब इस नए कानून के तहत इस अपराध के लिए किसी को मौत की सजा मिली हो। ये कानूनी इतिहास का एक पूरा नया पन्ना था। ट्रायल जज का ये बयान सुनिए, ये उस वक्त के माहौल और गुस्से को बिल्कुल सही तरह से बयान करता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इनका अपराध इतना घिनौना है कि इनके सुधरने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। फैसले में दया या रहम की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, अनुपातिकता या प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत, और इसने कैसे 2021 में हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावित किया। अब यहां अदालतों के फैसलों के बीच का ये अंतर देखिए, जो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ 2014 में सेशंस कोर्ट ने मौत की सजा दे दी थी, और वहीं दूसरी तरफ 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आकर उस सजा को पलट दिया। उन्होंने सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? आइए इसके पीछे के उस कानूनी तर्क को समझते हैं। दरअसल हाई कोर्ट का ये फैसला एक खास कानूनी चीज पर आधारित था, जिसे प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल या आनुपातिकता का सिद्धांत कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा जुडिशियल स्टैंडर्ड है जो ये देखता है कि क्या दी गई सजा अपराध की गंभीरता, पीड़ित के हितों और कानून के मूल मकसद के बीच एक सही बैलेंस बना रही है या नहीं। अदालत का मानना था कि न्याय सिर्फ गुस्से या बदले की भावना से नहीं चल सकता। हाईकोर्ट की इस अप्रोच को आप उनके इस बयान से बखूबी समझ सकते हैं। उनका तर्क था कि अगर किसी को मौत की सजा दे दी जाए तो पछतावा करने का कॉन्सेप्ट ही वहीं खत्म हो जाता है। उनके हिसाब से इन अपराधियों को इस भयानक काम पर अफसोस करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी चाहिए, ताकि वो अपने किए को हर एक दिन महसूस करें। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है कि हाई कोर्ट ने सजा को फांसी से कम जरूर किया, पर शर्तें बेहद सख्त रखीं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये लोग अपनी बची हुई पूरी नेचुरल लाइफ कठोर कारावास में काटेंगे। इन्हें कभी किसी भी हाल में कोई परोल या फरलो नहीं मिलेगी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों के सुधरने की अब कोई उम्मीद नहीं है और इन्हें वापस आम समाज में घुलने मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, सामाजिक और राजनीतिक असर, दृष्टिकोणों का टकराव। इस पूरे दौरान एक बेहद बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ एसपी नेता मुलायम सिंह यादव जैसे राजनेता थे, जिन्होंने इस गंभीर अपराध को सिर्फ ये कहकर टालना चाहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अबू अज़मी ने तो उल्टा पीड़ितों पर ही दोष मढ़ने वाले बयान दे डाले। वहीं दूसरी तरफ इन बयानों पर एक जबरदस्त बवाल मचा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से लेकर नेशनल कमीशन फॉर विमेन और आम जनता तक सबने इन गैर जिम्मेदाराना बयानों का कड़ी शब्दों में विरोध किया। ये क्लियर था कि जनता ऐसी डिसमिसिव सोच को अब किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो शक्ति मिल्स केस दरअसल हमारे समाज के एक बहुत बड़े टकराव को उजागर करता है। एक तरफ आम जनता का गुस्सा था, जो ऐसी भयानक घटना के बाद सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मांग रही थी। वहीं दूसरी तरफ थी हमारी कानूनी प्रणाली, जिसने संवैधानिक दर्शन और प्रोपोर्शनल न्याय का ठहराव भरा रास्ता चुना। तो इस विश्लेषण को यहीं रोकते हुए एक आखिरी और बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ऐसे घिनौने अपराधों के लिए, जहां किसी की जान भले ही ना गई हो, सच्चा न्याय सीधे मौत की सजा में छिपा है, या फिर एक ऐसी उम्र कैद में जहां अपराधी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और अपने किए का एहसास करे? हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा ने आपको इस पूरे कानूनी और सामाजिक सफर को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।